हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल गुड। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल गुड मींस जब कंज्यूमर एक गुड कंज्यूम कर रहा है, जब कंज्यूमर सिर्फ सिंगल कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर कब होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है बच्चा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम refers to that situation where a consumer is getting maximum satisfaction and he does not want to change the level of consumption. कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तब मिलती है जब वो किसी ऐसी सिचुएशन पर होता है, इन केस ऑफ सिंगल गुड की बात कर रहा हूं, जितने प्राइस कंज्यूमर पे कर रहा है ना उस प्रोडक्ट के, जो वो कंज्यूम कर रहा है उसके बराबर उसको एमयू मिल जाए, सेटिस्फैक्शन मिल जाए। मींस कॉस्ट मस्ट बी इक्वल्स टू बेनिफिट। जितना खर्चा कंज्यूमर ने किया उसके बराबर उसको अगर बेनिफिट मिल जाए, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है, इसे बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस स्टेट ऑफ रेस्ट, जहां कंज्यूमर ने एमयू एक्स और प्राइस को बराबर देखा, वहां कंज्यूमर ने अपना कंजम्पशन स्टॉप कर दिया। वहां से ना वो आगे जाना चाहता है, ना वो पीछे जाना चाहता है, ना वो कंजम्पशन को इंक्रीज करना चाहता है, ना वो कंजम्पशन को डिक्रीज करना चाहता है। इसे बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल गुड। दूसरी चीज बच्चों, सेकेंड थिंग इज व्हाट, कि जितने प्राइस कंज्यूमर दे रहा है वो रुपीस में है, जितनी सेटिस्फैक्शन उसको मिल रही है वो तो यूटिल्स में है। आप यूटिल्स को रुपीस को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? इसीलिए मैंने यूटिल्स को रुपीस में कन्वर्ट किया था। कैसे कन्वर्ट किया था? एमयू ऑफ एक्स यानी कि एमयू ऑफ गुड एक्स जो यूटिल्स में था, उसे मैंने डिवाइड किया था 1 रुपी में कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है उससे। mu डिवाइड बाय mu ऑफ 1 रुपी इज इक्वल्स टू mu इन टर्म्स ऑफ रुपीस। तो मैंने प्राइस को भी रुपीस में देखा, mu जो यूटिल्स में था उसे रुपीस में कन्वर्ट कर दिया, वो भी रुपीस में देखा। अब मैं दोनों को कंपेयर कर पाऊंगा कि प्राइस और mu बराबर कहां पर आते हैं। अगर mu इन टर्म्स ऑफ रुपीस ज्यादा होता है प्राइस से, तो कंज्यूमर कंज्यूम करता है मोर एंड मोर यूनिट्स, ताकि mu फॉल हो जाए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ DMU और प्राइस के बराबर आ जाए। अगर mu कम होता है प्राइस से, तो कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूमर अपना कंजम्पशन कम करता है ताकि mu बढ़ जाए, और तब तक कंजम्पशन कम करता है जब तक mu प्राइस के बराबर नहीं आ जाता। ऐसा हमने किया बच्चों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल गुड के केस में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू गुड्स, इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। व्हेन अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग टू गुड्स, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर कब होगा बताइए। ये केस है। चलिए शुरू करते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू गुड्स। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब तो सेम रहेगा जो अब तक हमने पढ़ा, सिचुएशन ऑफ रेस्ट। पर जब कंज्यूमर दो गुड्स कंज्यूम कर रहा हो, तब कंडीशन क्या होगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? बच्चों जितनी सेटिस्फैक्शन गुड एक्स से मिल रही है, उतनी ही सेटिस्फैक्शन गुड वाई से मिल रही हो, मींस mu x इज इक्वल्स टू mu y। ये कंडीशन बन सकती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केस ऑफ टू गुड्स। या फिर रेशियो ऑफ mu टू प्राइस ऑफ वन गुड मस्ट बी इक्वल्स टू रेशियो ऑफ mu टू प्राइस ऑफ अदर गुड। सर आप क्या बोल रहे हो सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चों बहुत ही आसान है, समझिएगा। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जितनी सेटिस्फैक्शन गुड एक्स से मिल रही है, उतनी ही गुड वाई से मिल जाए, तो दोनों गुड्स का इक्विलिब्रियम हो जाता है जब कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम स्पेंड कर देगा दोनों गुड्स पे। आपको इनकम भी लेके चलनी है। कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड है, अजम्पशन है, हम पहले भी अजम्पशन कर चुके हैं बच्चों। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कांस्टेंट है, हम कर चुके हैं। लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल है, ये हम मान चुके हैं। इन सब अजम्पशंस को लेकर, कुछ कंडीशन को लेकर, कुछ अजम्पशंस को लेकर हम प्रूफ करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा इन केस ऑफ टू गुड्स। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू गुड्स को मैं बोल सकता हूं लॉ ऑफ इक्वल, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। दो कमोडिटी की एमयू इक्वल आ जाए, इसे बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू गुड्स। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाइज इन केस ऑफ ईदर वन कमोडिटी और वन यूज ऑफ अ कमोडिटी। हाउएवर इन रियल लाइफ consumer normally consumes more than one commodity. In such a situation, law of equi-mu यानी कि law of equi-marginal utility helps in optimum allocation of income। अपनी इनकम को किन गुड्स पे कितना स्पेंड करना है,
ये बताता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो इन रियल लाइफ दिस इज एप्लीकेबल। तो लॉ ऑफ इक्वी ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इक्वी एमयू, ऑल्सो नोन एज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड गॉसेन्स सेकंड लॉ। गॉसेन्स का फर्स्ट लॉ कौन सा था बच्चों? लॉ ऑफ डीएमयू। गॉसेन का सेकंड लॉ कौन सा है बच्चों? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो शुरू करते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहली बात, ये लॉ किस पे बेस्ड है बच्चों? लॉ ऑफ डीएमयू पे बेस्ड है। आप ध्यान रखिएगा, हम सारी अजम्पशन वो लगाएंगे जो लॉ ऑफ डीएमयू में लगाई थी, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं लॉ ऑफ इक्वी एमयू को, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज को। बच्चा बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए लेट कंज्यूमर की जो इनकम है, लेट इनकम ऑफ कंज्यूमर इज इक्वल्स टू 5 रुपीज, इज इक्वल्स टू 5 रुपीज, ठीक है बच्चों। इनकम मान ली हमने कितने कंज्यूमर की? 5 रुपीज। उसके बाद हम ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 2 गुड्स। ये पहली अजम्पशन हो गई। दूसरी अजम्पशन ये है कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 2 गुड्स। कंज्यूमर 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा है क्योंकि हम 2 कमोडिटी केस कर रहे हैं। कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 2 गुड्स, each priced at 1 rupees per unit, 1 rupees per unit। कंज्यूमर 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा है बच्चों, दोनों गुड्स का प्राइस 1 रुपया है पर यूनिट का, ये आप मान के चल रहे हैं। और इनकम जो कंज्यूमर की है इट इज कांस्टेंट, ये हम मान के चल रहे हैं। जो प्राइस कमोडिटी के हमने लिए वो भी हम मान के चल रहे हैं कांस्टेंट। प्राइस चेंज नहीं होगा, इनकम भी चेंज नहीं होगी। यहां तक आपको कोई डाउट बच्चों? आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपको। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? हमें प्रूफ करना है कंज्यूमर कहां पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करेगा अगर वो 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा है। तो सबसे पहली बात आपको ये जानना है इस केस में कैसे कंज्यूमर अपनी इनकम को अलग अलग गुड्स पे स्पेंड करता है, कहां ज्यादा स्पेंड करता है, कहां कम स्पेंड करता है, पहले किस पे स्पेंड करता है, बाद में किस पे स्पेंड करता है। सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ये सब सीखोगे आप। देखो बच्चों, हमने ये मान लिया कि कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड है 5 रुपए, प्राइस ऑफ 2 गुड्स कांस्टेंट है 1 रुपी ईच यूनिट। अब मान लीजिए बच्चों, मैं लिखता हूं यहां पे यूनिट्स लिख रहा हूं बच्चों। फर्स्ट 1 यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट। बच्चा मैंने 5 यूनिट्स लेकर एक टेबल प्लॉट की है। उसके बाद मैं लिख रहा हूं हम 2 गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, इट मींस एक MU ऑफ X और दूसरा MU ऑफ Y। यहां तक कोई डाउट बच्चा? 2 गुड्स हैं तो 2 MU ऑफ X, MU ऑफ Y। बच्चों अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डीएमयू MU फॉल होता है जैसे जैसे कंज्यूमर कंजम्पशन को बढ़ाता है। ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं आप तक। तो कंज्यूमर जब मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है तो MU फॉल होगा, चाहे वो X का हो चाहे वो Y का हो, दोनों गुड्स नॉर्मल गुड्स हैं, MU फॉल होगा। तो आप यहां पर मान लीजिए लिखते हैं 12 यूटिल्स, 10 यूटिल्स, 8 यूटिल्स, 6 यूटिल्स, 4 यूटिल्स। मैंने पॉजिटिव लिया, इतना ही मेरे लिए बहुत है प्रूफ करने के लिए। तो MU फॉल हो रहा है बच्चों। MU तो X का फॉल है तो Y का भी फॉल ही होगा, तो दोनों गुड्स ही हैं। अगर कंजम्पशन दोनों का आप बढ़ाओगे दोनों का MU फॉल होगा। मैं यहां कुछ डिफरेंट MU ले लेता हूं, 10 यूटिल्स, 8 यूटिल्स, 6 यूटिल्स, 4 यूटिल्स, 2 यूटिल्स। कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चे, सर दोनों का MU सेम क्यों नहीं लिया आपने? बच्चे यूटिलिटी सब्जेक्टिव इन नेचर, पर्सन टू पर्सन, गुड्स टू गुड्स अलग अलग होती है। इसका MU अलग, इसका MU अलग, फॉल होगा हमें पता है, हमने अलग ले लिया। वैसे भी आप प्रूफ करने के लिए अलग लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपने अलग अलग MU ले लिया बच्चों। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चा कि आपकी इनकम कितनी है? आपकी इनकम है 5 रुपए, आपकी इनकम है 5 रुपीज और गुड X का प्राइस जो है वो 1 रुपी पर यूनिट है। गुड Y का जो प्राइस है वो भी 1 रुपीज पर यूनिट। वेरी सिंपल इंटरेस्टिंग। चलिए बच्चों, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपके पास 5 रुपए हैं, आपके सामने 2 गुड्स हैं, पहली गुड यानी कि गुड X
उससे आपको मिल रही है 12 यूटिल्स। कितने मिल रही है? 12 यूटिल्स। लेकिन जो गुड वाई है उससे आपको मिल रही है 10 यूटिल्स। आप पहले किस पे पहला रुपया स्पेंड करना चाहेंगे? बोलो, गुड एक्स पे या गुड वाई पे? सर, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किससे मिल रही है? गोलगप्पा से या बनाना से? सर, गोलगप्पा से। तो पहला यूनिट आप कहां स्पेंड करेंगे? पहला रुपये आप कहां स्पेंड करेंगे? गोलगप्पा की पहले यूनिट पे। मींस गुड एक्स को मैंने मान लिया गोलगप्पा। ठीक है बच्चों, गोलगप्पा। और गुड वाई को मैंने मान लिया बच्चों बनानास। बनानास। तो कंज्यूमर पहला रुपया वहां स्पेंड करता है जहां उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो आपके पास 5 रुपए है, पहला रुपया आप कहां स्पेंड कर रहे हो? गुड एक्स पे, गोलगप्पास पे। 12 यूटिल्स आपको मिल जाती है बच्चा। आपके पास 5 रुपए है, एक गुड 1 रुपए की है, तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 यूनिट्स ले सकते हैं। और अजम्पशन ये है कि आपको पूरी इनकम स्पेंड करनी है, कुछ बचा के जेब में डाल के लेके नहीं जाना। ठीक है, तो फर्स्ट रुपी स्पेंड किया गुड एक्स पे यानी गोलगप्पास पे। सेकंड रुपी कंज्यूमर कहां स्पेंड करेगा? गोलगप्पास पे ही या फिर बनानास पे। बच्चों, दोनों से 10 यूटिल्स और 10 यूटिल्स मिल रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा? सर, कहीं भी स्पेंड कर सकता है, दोनों से सेम सेटिस्फेक्शन है, इधर गोलगप्पा और बनानास। मैंने मान लिया कंज्यूमर ने सेकंड रुपी भी गोलगप्पा पे ही स्पेंड किया। अब थर्ड रुपी कहां स्पेंड करता है? थर्ड रुपी कंज्यूमर स्पेंड करता है अगर बनानास पे, तो मिलती है 10 यूटिल्स, क्योंकि एक भी रुपी स्पेंड नहीं हुआ बनानास पे अभी तक, तो 10 यूटिल्स मिलती है। अगर थर्ड रुपी वो गोलगप्पास पे स्पेंड करता है, उसे मिलती है 8 यूटिल्स। अब बताइए थर्ड रुपी कहां स्पेंड करेगा कंज्यूमर? कंज्यूमर विल स्पेंड थर्ड रुपी ऑन बनानास, क्योंकि वहां उसको 10 यूटिल्स मिल रही है। अब बचा चौथा रुपया और पांचवा रुपया। कंज्यूमर के पास 5 रुपए हैं, 3 रुपए खत्म हो चुके हैं बॉस। पहला रुपया स्पेंड कर दिया गोलगप्पास पे, 12 यूटिल्स मिल गई। दूसरा रुपया स्पेंड किया अगेन गोलगप्पास पे, 10 यूटिल्स मिल गई। तीसरा रुपया स्पेंड किया बनानास पे, 10 यूटिल मिली। तीसरा स्पेंड करता अगर गोलगप्पा पे, तो 8 यूटिल मिलती। तो कहां स्पेंड किया? बनानास पे। अब चौथा रुपया स्पेंड करता है बनाना पे अगर, तो मिलती है 8 यूटिल्स। गोलगप्पास पे करता है तो भी 8 यूटिल्स। तो मान लीजिए कंज्यूमर करता है गोलगप्पास पे स्पेंड चौथा रुपया। अब बचा पांचवा रुपया और लास्ट रुपया। पांचवा रुपया और लास्ट रुपया कहां स्पेंड करेगा कंज्यूमर? पांचवा रुपया स्पेंड करता है अगर बनानास पे मिलती है 6 यूटिल्स, सॉरी 8 यूटिल्स, और गोलगप्पास पे करते तो मिलती है 6 यूटिल्स। ऑब्वियस स्पेंड किस पे करेगा? पांचवा रुपया बनानास पे, क्योंकि मिलती है 8 यूटिल्स। आप क्या देख रहे हो बच्चों? जहां कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, पहले वो वहां स्पेंड करता है। पहला रुपया स्पेंड किया गोलगप्पास पे, 12 यूटिल्स मिली, क्योंकि बनाना से 10 मिल रही थी, तो ऑब्वियस बनाना भी स्पेंड करेगा, सॉरी एप्पल स्पेंड करेगा। गोलगप्पास पे स्पेंड करेगा, एप्पल पे नहीं। तो गोलगप्पास पे पहला रुपया स्पेंड कर दिया बच्चों। दूसरा स्पेंड किया अगेन गोलगप्पास पे, 10 यूटिल्स। तीसरा बनानास पे, चौथा फिर गोलगप्पास पे, पांचवा लास्ट बनाना। क्योंकि पांचवा रुपया अगर गोलगप्पा पे स्पेंड करता, उसको मिलती 6 यूटिल्स, लेकिन बनाना से कितने मिली? 8 यूटिल्स। तो पांचवा कहां स्पेंड किया बच्चों? बनानास पे। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन जहां मिल रही है, वो वहां स्पेंड कर रहा है। आपको यह बताना है कि जब कंज्यूमर ने लास्ट रुपी स्पेंड किया, लास्ट रुपी स्पेंड किया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू गुड्स तब होगा जब कंज्यूमर जो लास्ट रुपी स्पेंड कर रहा है, चाहे वो एक्स पे हो चाहे वो वाई पे हो, दोनों का लास्ट रुपी आपको देखना है। अगर लास्ट रुपी स्पेंड करने से, लास्ट रुपी स्पेंड करने से अगर दोनों की एमयू इक्वल आती है, अगर दोनों की एमयू गोलगप्पा और बनाना दोनों की एमयू इक्वल आ जाती है, तो वहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है। बच्चों, सबसे आखिरी रुपया गोलगप्पास पे कौन सा था? सबसे आखिरी रुपया, फर्स्ट रुपी, सेकंड रुपी, फोर्थ रुपी। थर्ड तो स्पेंड बनानास पे किया था। फोर्थ रुपी के बाद कोई रुपया स्पेंड नहीं किया गोलगप्पास पे। तो गोलगप्पा का लास्ट रुपी था फोर्थ रुपी, और बनानास का लास्ट रुपी था फिफ्थ रुपी, और 5 रुपए खत्म। बच्चों, लास्ट रुपी स्पेंट ऑन गोलगप्पास
लास्ट रुपी स्पेंट ऑन गोलगप्पास, दैट इज 4th रुपी, गोलगप्पास पे लास्ट रुपी 4th रुपी था बच्चों, गिविंग हिम 8 utils of satisfaction, 8 utils of satisfaction. अब लास्ट रुपी स्पेंट ऑन बनानास, लास्ट रुपी स्पेंट ऑन बनानास, बनानास पे लास्ट रुपी कौन सा है बच्चों, दैट इज 5th रुपी। चौथा और पांचवा ही लास्ट होंगे बच्चों, आपके पास 5 रुपए, तो आखिरी रुपया तो पांचवा है और गुड 2 है, तो एक और आखिरी भी होना चाहिए, चौथा रुपया। तो चौथा और पांचवा रुपी जो है, दोनों के दोनों रुपी 8 यूटिल्स दे रहे हैं। देखो 500 रुपी स्पेंड किया था बनानास पे, 8 यूटिल मिली, चौथा रुपया लास्ट था गोलगप्पास पे, 8 यूटिल्स मिली, तो 8 और 8 बराबर आ गया बच्चों MU ऑफ X, MU ऑफ X by spending last rupee giving him 8 utils, and MU of Y मतलब कि बनानास, दोनों गोलगप्पास से और बनानास से, दोनों से बराबर बराबर सेटिस्फैक्शन मिल रही है, दैट इज 8 यूटिल्स इक्वल्स टू 8 यूटिल्स। तो मैं बोल सकता हूं कि लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच गुड गिविंग हिम इक्वल MU। तो इस पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर हो सकता है। कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये होती है टू कमोडिटी केस की, पहली कंडीशन तो ये है बच्चों कि MUX डिवाइड बाय PX इक्वल्स टू MUY डिवाइड बाय PY। बच्चों MUX डिवाइड बाय PX मस्ट बी इक्वल्स टू MUY डिवाइड बाय PY। आपका जो प्राइस था वो 1 रुपी पर यूनिट था, तो आप अगर 10 को डिवाइड करेंगे 1 से 10 ही, 8 को 1 से 8 ही आएगा, तो MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। ये भी आप लिख सकते हैं। अगर दोनों गुड्स का प्राइस सेम है, अगर दोनों गुड्स का प्राइस सेम है, तो MUX इक्वल्स टू MUY कंडीशन प्रूव आप कर सकते हैं। अगर दोनों गुड्स का प्राइस अलग अलग है, मान लीजिए गुड X का प्राइस 2 रुपीज होता, गुड Y का प्राइस 4 रुपीज होता, और मुझे MU गिवन होता, तो सबसे पहले मैं क्या करता, MU को डिवाइड करता प्राइस ऑफ X से, और MU ऑफ Y को डिवाइड करता प्राइस ऑफ Y से, उसके बाद में देखता रुपया कहां स्पेंड। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, न्यूमेरिकल आता है तो आप MUX को डिवाइड करेंगे प्राइस ऑफ X से, MUY को डिवाइड करेंगे प्राइस ऑफ Y से, उसके बाद ये टेबल से बन के आएगी आपके पास। इसके बाद आप देखेंगे पहला रुपया कहां स्पेंड, दूसरा रुपया कहां स्पेंड, और आपको ये देखना है कि लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच गुड्स कितनी आपको MU दे रहा है। अगर बराबर दे रहा है, जैसे कि यहां पर बराबर 8 और 8 आया, तो आप बोलोगे MUX इक्वल्स टू MUY, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर है। बच्चों आप ये देखिए कि टोटल सेटिस्फैक्शन कितनी मिली, टोटल सेटिस्फैक्शन बाय स्पेंडिंग 5 रुपीज, टोटल सेटिस्फैक्शन बाय स्पेंडिंग 5 रुपीज, 5 रुपए स्पेंड करने के बाद आपको टोटल सेटिस्फैक्शन कितनी मिली। बच्चों कंज्यूमर ने, आप टेबल को देखिए, कंज्यूमर ने 3 यूनिट्स ली हैं गोलगप्पास की और 2 यूनिट ली हैं बनानास की। तो मैं बोल सकता हूं कि बाय स्पेंडिंग 5 रुपीज 3 यूनिट्स ऑफ गोलगप्पास, 3 units of golgappas and 2 units of bananas, 2 units of bananas। कंज्यूमर को टोटल सेटिस्फैक्शन कितनी मिली। बच्चों गोलगप्पास से टोटल सेटिस्फैक्शन कितनी मिली, पहले मिली 12 यूटिल्स, फिर मिली 10 यूटिल्स, फिर मिली 8 यूटिल्स, जैसा कि आप देख सकते हो टेबल में, 12 यूटिल्स, 10 यूटिल्स, 8 यूटिल्स। बनाना से मिली 10 यूटिल्स और 8 यूटिल्स, क्योंकि 2 यूनिट्स लिए बनानास की, तो 10 यूटिल्स प्लस 8 यूटिल्स, ये हो गया बच्चों आपका 30 यूटिल्स, और ये आपका हो गया बच्चों 18 यूटिल्स। तो टोटल सेटिस्फैक्शन दोनों गुड से आपको मिली बच्चों 48 यूटिल्स, दैट इज 30 प्लस
48 यूनिट्स। तो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यही मिलेगी जब वो 3 यूनिट्स गोलगप्पास की और 2 यूनिट्स बनानास की कंज्यूम करेगा, तो उसको मिलेगी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, क्योंकि वहां पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कौन से वाली? MUX इक्वल्स टू MUY बाय स्पेंडिंग लास्ट रुपी इन केस प्राइस आर सेम। दोनों गुड्स का प्राइस 1 रुपी। बच्चों, इस केस को बोलते हैं आप लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि यहां पे दोनों कॉमोडिटी की MU इक्वल प्रूफ की आपको। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर तब होगा इन केस ऑफ टू गुड्स जब MUX और MUY बराबर होंगे बाय स्पेंडिंग लास्ट रुपी ऑन ईच गुड, ऑल्सो कॉल्ड गॉस-सेन सेकंड लॉ और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी, या फिर लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, या फिर लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको आप बोल सकते हैं। अब एक बार नोट्स पे आते हैं बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी MU, कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन रेशियो ऑफ MU ऑफ टू कमोडिटीज इन देयर प्राइसेस, यानी कि MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। अगर वो इक्वल आ जाए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होगा। ये कंडीशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाली कंडीशन। उसके बाद हम एज्यूम करके चल रहे हैं बच्चों MU ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरी कंडीशन ये है कि MU फॉल होना चाहिए जैसे कंजम्पशन बढ़े। हमने टेबल में क्या किया बच्चों? जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाया वैसे वैसे MU फॉल हुआ। ये कंडीशन तो पूरी हो ही रही है क्योंकि लॉ ऑफ DMU एप्लीकेबल। उसके बाद अब हमने क्या किया बच्चों? हमने टेबल ली और हमने देखा कंज्यूमर के पास कितने रुपए हैं बच्चों? कंज्यूमर के पास 5 रुपए हैं। गुड X का प्राइस भी 1 है, गुड Y का प्राइस भी 1 है। तो कंज्यूमर ने पहला रुपया कहां स्पेंड किया? जहां उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली। दूसरा यहां स्पेंड करेगा, तीसरा यहां स्पेंड करेगा, चौथा यहां स्पेंड कर सकता है, यहां भी कर सकता है, और पांचवा यहां कर। तो यहां पर कंज्यूमर 3 यूनिट्स गुड X की और 2 यूनिट्स गुड Y की कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि लास्ट रुपी ऑफ गुड Y और लास्ट रुपी ऑफ गुड X गिविंग हिम इक्वल MU, दैट इज MUX इक्वल्स टू MUY। इसे बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू गुड्स। बच्चों, 3 यूनिट्स गुड X की और 2 यूनिट्स गुड Y की कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, तो कंज्यूमर होगा इक्विलिब्रियम पे। ये कंडीशन आपने पूरी करके यहां पर दिखा दी बच्चों। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात और क्या है? पहला केस, अगर MUX ज्यादा होगा, अगर MUX ज्यादा होगा बच्चों PX से, MUX अपॉन PX ज्यादा होगा MUY अपॉन PY से। दूसरा केस, अगर MUX अपॉन PX कम होगा MUY अपॉन PY से। इन दोनों केस में कंज्यूमर क्या करेगा ये आपको बताना। बहुत सिंपल बात है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझ में आएगा। बच्चों, इफ MUX upon PX is more than MUY upon PY, इस केस में कंज्यूमर क्या करेगा? बच्चों, MU of X benefit from good X, MU is benefit satisfaction, is more than the benefit from good Y। कंज्यूमर को क्या करना चाहिए? MUX ज्यादा है MUY से, कंज्यूमर को MUX को फॉल करना चाहिए क्योंकि MUX ज्यादा है, और MUY को बढ़ाना चाहिए क्योंकि MUY कम है। आपको दोनों ही चीजें करेक्ट करनी है, एक नहीं। क्या लिखेंगे बच्चों? इन दिस केस टू रीच द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, consumer should increase the consumption of good X, increase the consumption of good X, गुड X के कंजम्पशन को बढ़ाना चाहिए। बोलो बच्चों क्यों? जब गुड X का कंजम्पशन कंज्यूमर बढ़ाएगा
जब गुड एक्स का कंजम्पशन कंज्यूमर बढ़ाएगा तो mu ऑफ y फॉल होगा, तो mu ऑफ y फॉल होगा, इससे mu ऑफ x फॉल होगा, क्योंकि गुड x का कंजम्पशन बढ़ाया है तो mu ऑफ x फॉल होगा। और उसके बाद क्या लिखोगे, डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ y, डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड y, डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड y, इससे mu ऑफ y बढ़ेगा। mu ऑफ x को कम करेंगे, mu ऑफ y को बढ़ाएंगे। ऐसा तब तक करेंगे till mu ऑफ x becomes equals to mu ऑफ y। ऐसा तब तक करेंगे जब तक mu ऑफ x बराबर नहीं आ जाता mu ऑफ y के। ऐसे ही आपका दूसरा केस बन सकता है बच्चों, ऐसे ही आपका सेकंड केस बन सकता है कि अगर mu ऑफ x अपॉन पी एक्स कम है mu ऑफ y अपॉन पी वाई से, तो कंज्यूमर क्या करेगा? इन दिस केस कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ गुड y, मोर ऑफ गुड y, क्योंकि कंजम्पशन जब गुड y का बढ़ेगा तो गुड y की जो mu है बच्चों वो कम हो जाएगी, और कंज्यूम लेस ऑफ गुड x, कंज्यूम लेस ऑफ गुड x का कंजम्पशन जब कम करेगा तो mu ऑफ x बढ़ जाएगा बच्चों। mu ऑफ x को बढ़ाना है, mu ऑफ y को कम करना है, टिल mu x becomes equals to mu y। बच्चों बहुत सिंपल बात है, लॉ ऑफ DMU को समझ के चलो। अगर mu x ज्यादा है, मान लो 12 यूटिल्स पे हो, आपको 6 यूटिल्स पे आना, आप क्या करोगे? आप x का कंजम्पशन बढ़ाओगे ना, तभी mu x फॉल होगा ना। तो अगर mu x ज्यादा होता है, अगर mu x ज्यादा होता है mu y से, तो आप क्या करते हो? आप इंक्रीज करते हो गुड x का कंजम्पशन ताकि mu x फॉल हो जाए, आप डिक्रीज करते हो गुड y का कंजम्पशन ताकि mu y बढ़ जाए। ऐसा तब तक करते हो जब तक दोनों बराबर नहीं आ जाते। तो इस तरह से आप mu x लेस देन mu y का भी कर सकते हो। मोर ऑफ गुड y कंज्यूम करोगे और लेस ऑफ गुड x कंज्यूम करोगे जब तक दोनों बराबर नहीं आ जाते। अब देखो क्या लिखेंगे, in this case consumer is getting more mu from good x as compared to good y, therefore he will buy more of good x and less of y। यहां पे less of y लिखेंगे आप, less of y, ठीक है। this will lead to fall in mu and rise in mu of y। जब तक बराबर दोनों नहीं आते तब तक ऐसा हम करेंगे बच्चों। अगर mu x कम है mu y से, तो यहां more of y कंज्यूम करेगा, गुड, more of y। तो यहां पे आप देखिए क्या लिख रहा है कि कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ y एंड लेस ऑफ x, जब तक बराबर नहीं आ जाते। तो कंडीशन क्या है, कंक्लूजन क्या है? इट ब्रिंग अस टू अ कंक्लूजन दैट mu x इक्वल्स टू mu y इज अ नेसेसरी कंडीशन टू अटेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये आपका था टू कमोडिटी केस, यानी कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत इंटरेस्टिंग केस था बच्चों। इन दोनों ही केस में, वन और टू कमोडिटी केस में, कंडीशन आपको याद रखनी है। वन कमोडिटी केस की कंडीशन थी बच्चों, वन कमोडिटी केस कंडीशन क्या थी कि px इक्वल्स टू mu(x), ठीक है। और टू कमोडिटी केस कंडीशन क्या थी बच्चों? mu ऑफ x अपॉन px शुड बी इक्वल्स टू mu(y) अपॉन py। ये है वन कमोडिटी केस कंडीशन। और जो दूसरी वाली है वो है टू कमोडिटी केस कंडीशन। दोनों ही कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, इस पे क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों। ये टॉपिक आपका फिनिश होता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आया बच्चों? इसके बाद एक टॉपिक आता है बच्चों, बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? नाम से कुछ और, काम से कुछ और, ऐसा टॉपिक है कंज्यूमर सरप्लस। बच्चों कभी ऐसा हुआ है कि आप मार्केट में गए, आपको एक चीज पसंद आई, आपने बोला इसकी मार्केट प्राइस कितनी है? सेलर बोलता है 100 रुपए, आपने बोला 200 भी दे दूंगा, मेरे को ये प्रोडक्ट, मैं इस प्रोडक्ट के 200 भी दे दूंगा, मुझे ये प्रोडक्ट दे दो। ऐसा कभी हुआ?
ऐसा तब होता है जब हमें कोई चीज इतनी पसंद आ जाती है कि हम उसके ज्यादा प्राइस देने को भी रेडी होते हैं, विलिंग टू पे मोर, पर एक्चुअल प्राइस कम होता है। इस केस में आप कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट कर सकते हो। व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? कंज्यूमर सरप्लस इज दैट सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर want to pay more but market price is less. Consumer surplus is the difference between the price what he wants to pay and what he actually pay. कितना वो देना चाहता है वो और कितना मार्केट में एक्चुअल प्राइस है वो, उसके डिफरेंस को बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस तब अराइज होता है जब एमयू बहुत ज्यादा होता है मार्केट प्राइस से, तो कंज्यूमर ज्यादा पे करने को भी रेडी होता है। क्यों? हमने पढ़ा है कि कंज्यूमर हमेशा एमयू के हिसाब से प्राइस पे करना चाहता है। अब मार्केट प्राइस ही कम है तो सरप्लस तो आएगा, वो एक्स्ट्रा पे करने को तैयार तो होगा ही। ठीक है, चलिए इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं बच्चों। सबसे पहले द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वाज डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। ये आप याद रखें कि कंज्यूमर सरप्लस कंसेप्ट किसने दिया? आप बोलोगे अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। दिस कंसेप्ट ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस नॉट ओनली इन इकोनॉमिक थ्योरी बट आल्सो इन इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ मोनोपोलिस्ट। मोनोपोलिस्ट जिसका पूरा कंट्रोल मार्केट पे होता है, वो पहले यही देखता है कि कंज्यूमर मेरे प्रोडक्ट के कितने प्राइस एक्स्ट्रा पे करना चाहता है, कितना देने को तैयार है। अगर कंज्यूमर देने को तैयार है बहुत ज्यादा, तो मोनोपोलिस्ट क्या करते हैं? प्राइस हाई सेट करते हैं कि नहीं? इस तरह से ये टॉपिक यूज कर सकते हैं रियल लाइफ में भी। तो अब हम देखते हैं बच्चों, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट कि ऐसा हमने देखा है कंज्यूमर जनरली आर रेडी टू पे मोर प्राइस ऑफ सम गुड्स देन ही एक्चुअली पेज फॉर देम। वो तब जब सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा मिलती है किसी प्रोडक्ट से तो हम ज्यादा पे करने को भी तैयार होते हैं। तो उसके बाद बच्चों मार्शल डेफिनेशन क्या थी कंज्यूमर सरप्लस की, वो सुनिएगा। मार्शल ने कंज्यूमर सरप्लस को कैसे डिफाइन किया बच्चा? Marshall defines that consumer surplus as excess of the price which a consumer would be willing to pay. Excess of the price which a consumer would be willing to pay rather than go without a thing over that which he actually does pay. जितना एक्चुअल में पे करना चाहिए था उससे कितना ज्यादा पे किया, चीज को छोड़ने की बजाय मैं एक्स्ट्रा पे करने को तैयार हूं, मुझे ये चीज दे दो। अगर आपको लगता है कि ये चीज मार्केट से चली जाएगी, कल तक मुझे आज लेनी है, मेरे को ज्यादा प्राइस देने को मैं तैयार हूं, मुझे दे दो। तो जितना मार्केट प्राइस है उससे भी ज्यादा आप पे करने को तैयार है। क्यों? या तो आपको लगता है वो चीज मिलेगी नहीं, या आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाई उस चीज से हो। दो केस होते हैं। तो आपने कितना एक्स्ट्रा प्राइस पे किया मार्केट प्राइस से भी ज्यादा, उसको बोलेंगे हम कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस is the economic measure of the surplus satisfaction may be called consumer surplus। जितनी एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है उस एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन के बदले में आप एक्स्ट्रा कितना देना चाहते हैं, वो है कंज्यूमर सरप्लस। ऐसा मार्शल बोलते हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस इज व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे फॉर अ कमोडिटी रेदर देन गोइंग विदाउट इट माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। कितना देने को तैयार है, कमोडिटी रह ना जाए, चली जाए, खत्म ना हो जाए मार्केट से, और कितना वो एक्चुअल पे करता, उसके बीच का डिफरेंस इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस को समझते हैं एक टेबल से, एक टेबल से समझते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब एक कंज्यूमर जो किसी भी कमोडिटी की यूनिट्स को मोर एंड मोर बाय कर रहा है, मोर एंड मोर बाय कर रहा है, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स, हम बार बार पढ़ चुके हैं, एज वी कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स MU goes on decreasing, is called law of DMU। तो लॉ ऑफ DMU आप एप्लीकेबल करेंगे हमेशा, क्योंकि MU फॉल हो रहा है। देखो 30, 28, 26, 24, 22 एंड 20 MU फॉल हो रहा है। 30 से लेके 20 तक हमने लिया, एज कंजम्पशन इंक्रीज MU डिक्रीज, ऐसा हमने ले लिया बच्चों। अब मार्केट में जो गुड का प्राइस है, जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है इस वक्त, उसका प्राइस मार्केट में 20 रुपए है, जो कांस्टेंट आपको एज्यूम करना पड़ेगा, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। जो मार्केट में प्राइस है वो कितना है बच्चों? 20 रुपए। और जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है गुड, उसकी मोर एंड मोर यूनिट कंज्यूम करते करते उसका MU फॉल हो रहा है, हमने देख लिया बच्चों। MU था 30 यूटिल्स जब कंज्यूमर ने पहली यूनिट कंज्यूम करी,
अगर MU 30 यूटिल्स था तो हम ये मान के चल रहे हैं कंज्यूमर पे प्राइस अकॉर्डिंग टू हिज सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से प्राइस पे करता है। अगर MU 30 यूटिल्स था तो प्राइस भी उसको ज्यादा पे करना चाहिए था। मैं यह मान के चल रहा हूं MU इज इक्वल्स टू प्राइस। MU इज इक्वल्स टू प्राइस, जितना MU उतना प्राइस कंज्यूमर देने को तैयार। अगर MU 30 यूटिल्स है तो कंज्यूमर 30 रुपए देने को तैयार है। मैंने ले लिया 30 रुपए। मैं यहां एक प्राइस लिख सकता हूं जो विलिंग प्राइस है। कौन सा प्राइस? विलिंग प्राइस, जो कंज्यूमर पे करना चाहता है। कंज्यूमर पे करना चाहता है 30 रुपए, क्योंकि MU 30 यूटिल्स है। मैंने अजम्पशन लिया, कंडीशन थी वन कमोडिटी केस की MU बराबर प्राइस होता है। कंज्यूमर MU के हिसाब से प्राइस पे करता है। अब 28 रुपीज देना चाह रहा है। अब सेटिस्फैक्शन कम हो गई तो कंज्यूमर बोलता है प्राइस ज्यादा पे क्यों करूं? जब सेटिस्फैक्शन ही कम हो गई तो प्राइस भी कम पे करूंगा भैया। तो कंज्यूमर ने प्राइस भी कम पे किया, 28 रुपीज, फिर 26 रुपीज, 24 रुपीज, 22 रुपीज। अब कंज्यूमर देखता है कि मेरी सेटिस्फैक्शन 20 यूटिल्स की है, प्राइस भी 20 रुपए पे करूंगा और मार्केट प्राइस भी 20 रुपए है और मैं चाहता भी 20 पे करना हूं, तो यहां कोई सरप्लस नहीं है बच्चों। कंज्यूमर सरप्लस क्या है? डिफरेंस। क्या है? डिफरेंस बिटवीन द विलिंग प्राइस एंड द मार्केट प्राइस। विलिंग प्राइस और एक्चुअल प्राइस का जो डिफरेंस है उसको बोलेंगे कंज्यूमर सरप्लस। 30 रुपए देना चाह रहा था कंज्यूमर, लेकिन मार्केट में प्राइस था 20 रुपए, तो वो 10 रुपए एक्स्ट्रा पे करना चाह रहा था। वो 10 रुपए फालतू पे करना चाह रहा था क्योंकि उसकी सेटिस्फैक्शन ज्यादा थी उस कॉमोडिटी से, जितने उसके प्राइस थे उससे भी ज्यादा उसकी सेटिस्फैक्शन थी। तो यहां 10 रुपए एक्स्ट्रा कंज्यूमर पे करना चाह रहा है, वो 10 रुपए कंज्यूमर सरप्लस है। यहां कंज्यूमर 8 रुपए एक्स्ट्रा पे करना चाह रहा है। कंज्यूमर सरप्लस कम कैसे हो गया बच्चों? जब कंज्यूमर ने यूनिट्स को इंक्रीज किया तो MU फॉल हुआ। जैसे ही MU फॉल हुआ कंज्यूमर नाउ इज विलिंग टू पे लेस, सरप्लस भी कम हो गया। इस तरह से आप सरप्लस निकाल सकते हो, डिफरेंस बिटवीन द विलिंग प्राइस एंड द एक्चुअल मार्केट प्राइस कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर को टोटल कितना कंज्यूमर सरप्लस मिला? 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2, 18, 6, 24, 4, 28 एंड 30। टोटल सरप्लस इज 30 रुपीज। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो ये 30 रुपीज कंज्यूमर सरप्लस है बच्चों। तो आपको कुछ अजम्पशन लेनी पड़ी बच्चों। The concept of consumer surplus is derived from law of DMU. अगर law of DMU applicable हो रहा है तो फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना सरप्लस कंज्यूमर को मिलता है और कैसे सरप्लस कम होता है एज MU फॉल। उसके बाद बोलो क्या बोल रहा है बच्चों? In other words, as we purchase more units, the MU goes on decreasing. Consumer is in equilibrium when MU is equal to price. Consumer equilibrium पर तब था जब MU और प्राइस बराबर थे बच्चों, जैसा हमने यहां पे लिखा। ठीक है। उसके बाद he purchased that many commodities units at which MU is equals to price. The consumer get extra satisfaction from all the units compared to price is equals to MU. जब तक प्राइस MU बराबर होते हैं तब तक तो बैलेंस है, लेकिन जब MU ज्यादा होता है प्राइस से तब तक कंज्यूमर सरप्लस में होता है। देखो बच्चों टेबल में देखो, जब MU ज्यादा था किससे? प्राइस से, तब तक कंज्यूमर सरप्लस आपने निकाला। लेकिन जब MU बराबर हो गया प्राइस के तब कोई सरप्लस आया ही नहीं। मींस जब तक MU ज्यादा रहेगा प्राइस ऑफ गिवन गुड से तब तक कंज्यूमर सरप्लस आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बाद कोई सरप्लस नहीं होगा। ठीक है बच्चों। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, आप डायग्राम को समझिए। डायग्राम में आपने क्या किया बच्चों? आपने प्राइस लिया, कौन सा प्राइस? 20 रुपीज जो मार्केट में कांस्टेंट था, एक्चुअल प्राइस आपने यहां पे ले लिया। अब कंज्यूमर विलिंग टू पे कितना था? पहले 30, फिर 28, 26, 24, 22, 20, इस तरह से। तो सरप्लस सिर्फ यहां पर होगा जहां पर MU ज्यादा होगा प्राइस से, सिर्फ वहां तक सरप्लस होगा। जब MU और प्राइस बराबर आ जाएंगे वहां कोई सरप्लस नहीं होगा बच्चा। तो कंज्यूमर सरप्लस कब होता है? जब एक्चुअल प्राइस जो मार्केट में है उससे ज्यादा आपका MU रहेगा। जब तक MUX ज्यादा रहेगा PX से तब तक सरप्लस रहेगा बच्चों।
अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कंज्यूमर सरप्लस की कुछ लिमिटेशन है बच्चों, कंज्यूमर सरप्लस की कुछ लिमिटेशन है बच्चों कि हम ऐसी कुछ कमोडिटीज होती हैं जहां पे हम सरप्लस मेजर नहीं कर सकते, और कंज्यूमर सरप्लस को मेजर करना एक डिफिकल्ट टास्क है। कैसे आप जज कर पाओगे कंज्यूमर कितना पे करना चाह रहा है इन रियल लाइफ? कैसे आप जज करना चाहोगे कंज्यूमर कितना पे करना चाह रहा है? सोचिए, मार्केट प्राइस तो पता है कितना है, लेकिन एक्चुअल प्राइस जो कंज्यूमर देना चाहता है, कंज्यूमर का विलिंग प्राइस जो कंज्यूमर देना चाहता है, वो पता कैसे चलेगा कितना देना चाहता है? तो इस केस में हम सरप्लस फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो बोल रहा है एक और चीज, जैसे कि कुछ गुड्स नेसेसिटी गुड्स होती हैं जिनके लिए हम कितना भी देने को तैयार होते हैं। बच्चों, पानी की बोतल, वाटर बॉटल, आप मान लीजिए एयरपोर्ट पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे पानी की बोतल मान लो 100 रुपए की मिल रही है, आपको बहुत प्यास लगी है, आप नहीं देखेंगे कि 100 रुपए की है 10 रुपए की। आपके लिए पानी बहुत जरूरी है, आप लोग 100 रुपए देने को भी तैयार होते हैं। इट मींस आप कितना भी विलिंग टू पे, आप कितना भी तैयार हैं देने के लिए, क्योंकि वो नेसेसरी गुड है। आती वो 20 रुपए की है, दे रहे हैं आप 100 रुपए, 80 रुपए फालतू पे की है, क्योंकि वो नेसेसिटी गुड्स थी। तो नेसेसिटी गुड्स के केस में हम कितना भी पे करने को तैयार होते हैं। पानी की बोतल 1000 रुपए की भी हो जाए ना, तो भी आप उसके पैसे देंगे 1000 रुपए, क्योंकि आपके लिए वो नेसेसिटी है। तो नेसेसिटी गुड्स के केस में कंज्यूमर सरप्लस इज इनफाइनाइट, मतलब कि वेरी लार्ज। इसको आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद there is no simple rule for deriving the utility scale of various articles, जैसे कि डायमंड्स। अब डायमंड्स के केस में कितना आप एक्स्ट्रा पे करने को तैयार हैं, या पानी के केस में आप कितना एक्स्ट्रा पे करने को तैयार हैं, उसके लिए कोई मेजरिंग स्केल नहीं है कि आप कितना पे करने को तैयार। डिफिकल्ट टास्क। उसके अलावा बच्चों, उसके अलावा कंज्यूमर सरप्लस cannot be measured in terms of money because the MU of money changes as purchase are made and consumer stock of money diminish। जैसे जैसे कंज्यूमर के पास पैसे खत्म होते जाते हैं ना बच्चों, वैसे वैसे मनी की यूटिलिटी बढ़ती जाती है। पैसे कम हो गए, मेरे को मनी चाहिए, पैसे और कम हो गए, मेरे को और मनी चाहिए। तो पैसे जब कंज्यूमर के पास कम होते हैं, मनी की एमयू बढ़ जाती है, और जब मनी की एमयू बढ़ जाती है ना, तो वो ज्यादा स्पेंड या ज्यादा पे करने को रेडी नहीं होता, तो सरप्लस नहीं निकल सकता। तो एमयू ऑफ मनी बदलती रहेगी, इसलिए कंज्यूमर सरप्लस भी बदलता रहेगा। तो हम अच्छे से मेजर नहीं कर पाएंगे सरप्लस को, समझ पा रहे हो बच्चों? तो इसलिए द कंसेप्ट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली अगर हम एज्यूम कर लें कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी और एमयू ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। अगर हम ऐसे एज्यूम कर लें तो हम सरप्लस निकाल सकते हैं, बट इन रियल लाइफ एमयू ऑफ मनी डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज होती रहती है, और हम सेटिस्फैक्शन को मेजर भी नहीं कर सकते यूटिलिटी में। तो कंज्यूमर सरप्लस को मेजर करना कुछ डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, ये इसकी लिमिटेशन है बच्चों। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। आज के लिए गुड न्यूज ये है कि आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच खत्म हो गया बच्चों। अब हम शुरू करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, कि हम सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर ना करके रैंक्स में मेजर करेंगे। हाउ इंटरेस्टिंग, रैंक्स में मेजर करेंगे, ज्यादा मिली या कम, प्रायोरिटी किसको देंगे, तो रैंक्स में मेजर करेंगे। उसे बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, या फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच गिवन बाय हिक्सियन एंड एलन। Cardinal approach is given by Alfred Marshall. Ordinal approach is given by Hicks and Allen. नेक्स्ट क्लास में ऑर्डिनल अप्रोच शुरू करेंगे, इनडिफरेंस कर्व अप्रोच शुरू करेंगे। बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज की क्लास में कार्डिनल खत्म हो गया। प्रैक्टिस करो, चीजों को देखो, कंडीशंस को याद करो, सरप्लस को रिवाइज करो, सारे टॉपिक्स को ध्यान से करो बच्चों, ताकि हम ऑर्डिनल कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए। आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चों, बाय बाय।